हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो आपके 2024 के एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। और ये सब आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये भी हो सकता है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ जाए। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसका सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बताया गया है, तो ध्यान से समझ भी लेंगे। और ऐसे में आपको समझाऊंगा कि आप आगे चल के कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और इसका 1-2 और पार्ट आपका आएगा, उसको जरूर देख लेंगे अगर आपको कहिए कि अप्लाइड केमिस्ट्री में पास होना है। तो इसलिए बच्चों की काफ़ी ज़्यादा बैक लगती है अप्लाइड केमिस्ट्री में। क्यों लगती है भाई? क्योंकि अप्लाइड जो केमिस्ट्री होता है, कई इसमें ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको रटना पड़ता है। जैसे कि आपका कहिए कि कोई आपका IUPAC नेम हो गया, या फिर कहिए कि और जितने कहिए कि टर्म्स होते हैं, या फिर कोई फार्मूला हो गया, इस तरीके का रिएक्शन हो गया, उसको आपको रटना पड़ता है। इसीलिए बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन कुछ ऐसे थियोरिटिकल टर्म्स होते हैं जो आपके कहिए कि एग्जाम में हर बार आते हैं, और उसी की सहायता से आप पास हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को खास करके ज्वाइन कर लेंगे हर एक प्रकार की PDF के लिए। और हर एक सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बताए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री अनुप्रयुक्त रसायन पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023-24। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कॉरिजन। करोजन भी कहते हैं, करीजन भी कहते हैं, तो करोजन सही रहेगा। सबसे सुटेबल इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है करोजन। तो डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग करोजन। अब है संक्षारण को रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए। अब मान लीजिए कि ये आपसे पूछ दिया, इससे आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि करोजन मतलब डिफाइन करोजन, करोजन से आप क्या समझते हैं, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करोजन, करोजन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या जानना जरूरी है कि करोजन होता क्या है, यानी कि करोजन होता क्या है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और जब ये आप जान जाएंगे तभी आपको ये मालूम चलेगा कि हाँ, करोजन को रोकने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं और क्या मतलब करोजन होता क्या है। तो करोजन नॉर्मल भाषा में कहें, सिंपल से लैंग्वेज में कहें, तो इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। आपने देखा होगा, जैसे आप कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जंग लगना, लोहे का कहिए कि मुरझा जाना, ये सब क्या होता है? करोजन के कारण ही होता है। तो करोजन होता क्या है? बहुत स्लो, बहुत धीरा प्रोसेस होता है, बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर में जो मॉइस्चर रहते हैं, जो नमी रहती है, कहिए कि आर्द्रता रहती है, इसकी सहायता से जो आपका कहिए कि जो भी आपका धातु होता है, उसके सतह ऊपर का जो सतह होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये जो रिएक्शन होता है आपका, कहिए कि खास करके जो आपका मान लीजिए कि कोई यहाँ पे धातु रखा है, मेटल रखा है, धातु रखा है, अगर आपने इसको बाहर छोड़ दिया, जैसे आपने कभी देखा होगा गांव वगैरह में, या फिर आप मान लीजिए कोई आपका धातु हो गया, मान लीजिए लोहा ही हो गया, आपने छत पे फेंक दिया या फिर कहीं और रख दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो 6 महीने 1 साल में धीरे धीरे उस पर मूर्छा लग जाएगा। यानी कि वो उसकी जो ऊपर की सतह है, अब वो अंदर तक रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर होता है वो ऊपर सतह पे रहेगा, ठीक है, और उसमें मॉइस्चर रहते हैं, तो वो धीरे धीरे नमी के कारण ऊपर वो जो कहिए कि जो भी आपका धातु होगा उसका सतह खराब होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि करोजन कहते हैं। मतलब कि ऊपरी धातु की सतह धीरे धीरे कहिए कि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये नहीं कि हाँ आज रखे आज ही आपका कहिए कि करोजन मतलब कि क्रिया वहाँ पे संपन्न होगी, ऐसा नहीं है। वो धीमे धीमे 6 महीने 1 साल ऐसे करके, तो इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर में अब मालूम है आपको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर रहते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर रहते हैं, मतलब कि नमी रहती है, तो उसके कारण धीरे धीरे नमी के कारण ये आपका जो ऊपरी सतह होता है मेटल का, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। और इसका रिएक्शन मैं आपको बता दूं कि अंदर तक नहीं होता है, केवल ऊपरी सतह पर होता है, ठीक है। अब देखिए करोजन आप समझ गए। अगर मान लीजिए कि आपका ये लोहा है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे? करोजन ऑफ आयरन। मान लीजिए करोजन ऑफ आयरन को हम क्या कहेंगे? मान लीजिए कि अगर लोहे पर कहिए कि करोजन होता है, संक्षारण होता है, तो इसे हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। और सब चीज़ों पर जैसे होता है तो उसे तो नॉर्मल भाषा में चलिए करोजन ऑफ सिल्वर, करोजन ऑफ कॉपर कह सकते हैं। लेकिन अगर करोजन ऑफ आयरन यानी कि आयरन पर कहिए कि संक्षारण होता है, आयरन के मतलब ऊपरी सतह पर संक्षारण होता है, तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मतलब मूर्छा लगना। आप नॉर्मल भाषा में आप सुने भी होंगे कि हाँ इस पे मूर्छा लग गया है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम करोजन ऑफ आयरन को क्या कहते हैं? रस्टिंग। और जो इसकी ऊपरी सतह पर आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरा भूरा कलर का, थोड़ा सा रेड टाइप का हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, उसको हम कहते हैं रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे आप। आपने देखा होगा कहीं भी आप कुछ चीज़ें लोहे की चीज़ें या फिर कहीं फेंकी जाती है, अगर वही हम कॉपर की बात करें, कॉपर को आपने देखा होगा, तो कॉपर को अगर हम रख देते हैं बाहरी से
कहीं बाहर फेंक देते हैं या फिर जो भी चीज़ हो, उस पर अगर करोजन होता है तो उस पर क्या हो जाता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सिल्वर यानी चांदी को आपने देखा होगा, आपके घर में कई आपके कहिए कि लोग पहनते भी होंगे, जो भी आपकी माताएं बहनें होंगी वो पहनते होंगी। ठीक है, तो सिल्वर क्या हो जाता है, धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो काला पड़ जाता है तो फिर से जाकर के उसे आप सुनार के पास जहाँ भी दुकान पे जाते हैं तो उसको जाकर के फिर से सुनार के यहाँ से सही कराया जाता है, फिर से वो चमकने लगता है और फिर से 1 साल 1.5 साल या फिर 6 महीने में फिर से सिल्वर आपका जो चांदी होता है वो काला पड़ने लगता है। तो इसी को करोजन कहते हैं। करोजन मतलब होता क्या है, स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है। और ये आपका कहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर की सहायता से कहिए कि, और उसमें मॉइस्चर्स होते हैं, उसकी सहायता से आपकी सतह पर कहिए कि धीरे धीरे आपका सतह होता है धातु का वो खराब होने लगता है और वहाँ पे कहिए खुरदुरा हो जाता है और ऊपर भूरा या फिर रेड कलर का हो जाता है। इसी को करोजन कहते हैं। और अगर लोहे पर आपका करोजन है यानी कि करोजन ऑफ आयरन कहें तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, यानी कि मूर्छा लगना कहते हैं। और उसकी ऊपरी सतह पर जो कहिए कि भूरा कलर का या फिर कहिए कि जो खुरदरा पार्ट होता है उसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको याद रखना है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि करोजन होता क्या है। अब बात करते हैं कि करोजन को रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए, और आपके एग्जाम में ये कन्फर्म है कि करोजन या फिर करोजन को रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए, ये जरूर आपसे पूछेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि संक्षारण यानी कि करोजन आप समझ गए। अब इसको रोकने की विधियाँ कौन कौन सी होती है भाई, हम कैसे कैसे मान लीजिए कि करोजन को रोक सकते हैं कि जो भी आप मेरी धातु है वो खराब ना हो, उस पर संक्षारण ना हो। ठीक है, तो इसको रोकने की विधियों की बात करें तो मेथड यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला है आपका धातु लेपन विधि और दूसरा है आपका पेंट या पॉलिश विधि। अब नाम से ही आपको सारी चीजें मालूम है। धातु लेपन विधि मतलब कोई आपका मानिए कि मेटल हो गया, इस पे धातु का कोई लेप लगा दे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रकार के कुछ ऐसी धातु की लेप होते हैं जिसको अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे कहिए कि आपका संक्षारण नहीं होगा, ये जैसे का तैसे नया का नया रहेगा, ये खराब नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं, धातु लेपन विधि कहते हैं, नाम से याद है। और दूसरा है आपका पेंट या पॉलिश विधि, ये नाम से ही आपको याद है, पेंट या पॉलिश विधि। पेंट करके या फिर पॉलिश करके आपने देखा होगा, जैसे कि आपके घर दरवाजा लगता है या फिर खिड़की लगती है तो उस पर क्या होता है कि पेंट कर देते हैं, पहले पेंट कर देते हैं कि खराब ना हो। अगर आप पेंट नहीं करते हैं तो उस पर कहिए कि रस्ट होने लगता है, आपका जो आयरन का रहेगा तो कहिए कि रस्टिंग होने लगता है, यानी कि मूर्छा पकड़ लेता है धीरे धीरे पानी की नमी के कारण। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर जाता है, पेंट कर दिया जाता है या फिर पॉलिश कर दिया जाता है, ये दोनों चीज़ आती हैं। अब देखिए इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, पेंट और पेंट के प्रकार लिखिए या फिर पॉलिश और पॉलिश के प्रकार लिखिए, ये भी आपसे क्वेश्चन एराइज होता है एग्जाम में। ठीक है, कई बार आता भी है कि पेंट से क्या समझते हैं, पेंट के प्रकारों का वर्णन कीजिए, पॉलिश से आप क्या समझते हैं, पॉलिश के प्रकारों का आप वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीजें कह लिए कि आपको देख लेनी है अपने स्तर से। बस अब मैं आपको ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से देखिए आप धातु लेपन की विधि में आएंगे तो इसमें आपके ये 3 प्रकार के आपको कलिए की विधि देखने को मिलेंगी। धातु फुहारन विधि, फुहारन से मालूम है कि फुहारे टाइप का कलिए की धातु का जो कलिए का आपका लेप होगा वो फुहारे टाइप का आप ऊपर से लगा देंगे, जैसे हवे टाइप का कलिए कि फुहारे टाइप का ऊपर से लगा देंगे तो उसके बाद से आपका कलिए की करोजन नहीं होगा, उस पर संक्षारण नहीं होगा। फिर से विद्युत लेपन विधि यानी कि विद्युत का कोई कलिए की लेप लगा देंगे तो विद्युत लेपन विधि हो गया। फिर पिघली धातु में डुबोकर लेप चढ़ाने की विधि, यानी कि कोई पिघली धातु है, कोई कलिए कि आपके पिघली धातु के फॉर्म में है और उसमें आपने अपने धातु को डुबो दिया फिर से निकाल दिया, एक तरीके से जैसे कि कहिए कि पेंट होता है। तो पेंट चूंकि पेंट किया जाता है और इसमें पिघली धातु कोई धातु है जो उस लायक है कि हाँ उसमें अगर हम अपनी धातु को जो भी मेटल है उसको अगर डुबो देते हैं उसके बाद से निकाल लेते हैं तो उसके बाद से संक्षारण नहीं होगा। तो इसे वो कहते हैं पिघली धातु में डुबोकर लेप चढ़ाने की विधि। तो ये 3 विधियां होती है और इनको आपको जरूर देख लेना है। ये क्वेश्चन एक तरीके से आउट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हर बार आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बच्चों को ऑलमोस्ट अभी तक मालूम ही होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि थर्मोप्लास्टिक कहिए और थर्मोसेटिंग में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग बहुलक क्या होता है, ये डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में 5 नंबर में पूछेगा तो दोनों पूछेगा। थर्मोप्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग बहुलक क्या होता है, मतलब कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है और थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है। और यहाँ पे पूछ दिया है कि अंतर क्या है, तो अंतर जब आप लिखेंगे तो अंतर में ही इसका आपका डिफिनेशन भी बन जाता है। तो डिफिनेशन काफी इसका सिंपल होता है, काफी आसान सा होता है और ये क्वेश्चन आप जरूर देख लेंगे, इसको आप छोड़ेंगे नहीं किसी भी स्थिति में। ये क्वेश्चन कहिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक बहुलक को देखते हैं। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो देखिए इसमें जो आपका अंतर दिया गया है इसी से आप डिफिनीशन भी बना सकते हैं, यही आपका डिफिनीशन भी हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली आप अगर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर यानी कि बहुलक है होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल हो जाता है, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा अधिक कोमल होता जाएगा तथा तापमान कम होने पर अधिक ठोस हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक का अणुभार अधिक ऊंचा होता है और उनके पॉलीमर यानी कि उनके जो कह लीजिए कि पॉलीमर होते हैं यानी कि आपके उनके जो बहुलक होते हैं अणुओं में आपसी अंतराणु बल द्वारा जुड़ने वाली श्रृंखलाओं से मिलकर बनते हैं। तो इसमें जो आपके जितने भी ये अंतर हैं यही आपके डिफिनीशन भी होते हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक में क्या होता है, देखिए इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सबसे पहले मैं इसका एक सूटेबल आपको एग्जाम्पल बता दूं, जो काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं थोड़ा सा। थर्मोप्लास्टिक बहुलक आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक आप यूज करते हैं नॉर्मली, आप जैसे पॉलीथीन हो गया, ये सारी चीजें, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, तो पॉलीथीन तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक आ रहा है, प्लास्टिक। अब इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक में और थर्मोस्टेटिक बहुलक में कौन, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया पहला ऑप्शन कि इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, और दूसरा इसमें ये आपको थर्मोस्टेटिक बहुलक में हो गया कि इन्हें गर्म करने के बाद पुनः किसी और आकृति में नहीं ढाला जा सकता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इसका थर्मोस्टेटिक का थर्मोप्लास्टिक में लिख देते हैं, थर्मोप्लास्टिक का थर्मोस्टेटिक में लिख देते हैं। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक का एक सिंपल सा उदाहरण समझिए, जो आपका प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, ठीक है। आप उसे अगर कह लीजिए कि जलाते हैं तो देखिए आप उसको दबाएंगे या फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको जिस आकार में आप चाहें उस आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से उसके बाद से क्या करेंगे, मान लीजिए कि वो एकदम तापमान उसका कम हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ठोस हो गया, फिर से उसको जलाएंगे तो फिर से वो जलने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही ये आपका प्लास्टिक का उदाहरण हो गया, नॉर्मली जो पॉलीथीन हो गया, इसमें थर्मोसेटिंग में आए तो आपने देखिए आपके घर में जितनी भी चीजें, जो आपका मान लीजिए कि जो भी आपकी अभी वस्तुएं बन रही है जिसमें हैंडल होता है, कुछ पकड़ने वाली चीजें होती है, या फिर नॉर्मल भाषा में जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है प्लास्टिक वाला, वो आपका क्या होता है, थर्मोसेटिंग होता है। अगर आपको वो एक बार जल जाता है तो आप उसे दोबारा किसी आकार आकृति में या फिर कहिए कि उसे आप दोबारा जला नहीं सकते। आप देखेंगे कभी आपके बोर्ड में कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट वहाँ पे कहिए कि ब्लास्ट हो जाता है, कुछ चीज़ें जल जाती हैं तो वो आपका एकदम ठोस हो जाता है और उसके बाद से एक बार फिर से आपका धीरे धीरे राख तरीके से हो जाता है, मतलब कि वो उसको आप दोबारा कहिए कि रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो उसे आप रिसाइकिल, ये एक रिसाइकिल प्रोसेस होता है थर्मोप्लास्टिक। आप जलाएंगे फिर से आपका फिर से मान लीजिए कि आग आपकी बुझ गई, फिर से जब उसको जलाएंगे तो वो आपका जलने लगेगा और वो किसी भी आकार और शेप में आपका आ सकता है। लेकिन वही थर्मोसेटिंग में आपका जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड का ही एग्जांपल है, हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो आपका जल गया एक बार तो उसके बाद से आप ना उसको जला सकते हैं ना ही आप उसे किसी और आकृति में परिवर्तित कर सकते हैं। वो एक बार जल गया वो खत्म हो गया, ठीक है। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा इसमें ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा पिघल जाते हैं, ठीक है। तीसरा है इनकी संरचना रेखीय होती है, ठीक है, लीनियर होती है, और ये कम भंगुर होते हैं और ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। वही देखिए थर्मोसेटिंग की बात करें तो इन्हें गर्म करने के बाद पुनः किसी और आकृति में नहीं ढाला जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जितनी भी चीजें वर्तमान में जो भी आपकी कहिए कि प्लास्टिक की चीजें बन रही है, प्लास्टिक मतलब क्या है, जो भी आपके बोर्ड हो गए, घरेलू जितने भी सामान हो गए जिसमें हैंडल पकड़ने वाला होता है, वो सारी चीजें आपकी थर्मोसेटिंग कहिए कि बहुलक। अभी इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। ये गर्म करने पर जलना प्रारंभ होते हैं, देखिए जलन हो गया, जलना प्रारंभ होते हैं। इनकी संरचना त्रिविमीय होती है और ये अधिक भंगुर होते हैं और ये अकार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। जैसे ये है कि ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं और इसमें है कि ये अकार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसलिए कि आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो पूछेगा ही, आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक में आपका प्लास्टिक जो नाम आ रहा है, तो एक आपका एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक हो गया, जो सभी को मालूम होगा। दूसरा आपका हो गया पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, और ये आपका जो टॉपिक है पीवीसी, डायरेक्टली आपसे 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लेंगे। फिर आपका पीईटी हो गया, पॉलीएथिलीन टेलेट हो गया, फिर आपका नायलॉन हो गया, फिर आपका पॉलीकार्बोनेट हो गया यानी कि पीसी हो गया। ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। और थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है काफी सिंपल। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है
सिंपल होते हैं, थोड़ी चूंकि इसमें होता है कि आपका रिएक्शन टाइप का होता है, रिएक्शन वगैरह इसमें होते हैं, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लास्टिक तो बता दिया। थर्मोसेटिंग की बात करें, थर्मोसेटिंग बहुलक की बात करें, तो इसमें आपका बैकेलाइट होता है, मेलामाइन होता है, टेफ्लॉन होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए बैकेलाइट की बात करें, तो बैकेलाइट में अपने अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, या फिर जितनी घरेलू चीज़ें, जितनी भी करिए कि वहाँ आपके हैंडल वगैरह बनते हैं और जितनी भी चीज़ें बनती हैं जो प्लास्टिक की रहती है, उसमें बैकेलाइट सबसे कहिए कि अच्छा आपका एक एग्जाम्पल है। और बैकेलाइट के थोड़ा सा और कहिए कि इसकी हिस्ट्री की बात करें, जो आपका बैकेलाइट हो गया, बैकेलाइट यह सबसे पहले बनाया गया पूर्ण संश्लेषित प्लास्टिक है, जिसे 1907 में लियो बैकलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम बैकेलाइट पड़ा था, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे और इससे सिंपल आपका कहिए कि कोई डिफिनेशन आपका नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, पहले क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ देखिए व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, क्लासीफाई देम, यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या है, इनका वर्गीकरण करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कमेंट्स एंड यूजेज ऑन नायलॉन 66, यानी कि नायलॉन 66 पर टिप्पणी तथा उपयोग लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कमेंट्स एंड यूजेज ऑन टेफ्लॉन एंड पीवीसी, देखिए टेफ्लॉन और पीवीसी पर टिप्पणी तथा उपयोग लिखिए। जब भी आपसे पूछेगा, देखिए ये आपके तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये तीनों दे दे जो मैंने आपको बताया, ऊपर तो जो आपके बताया तो वो देंगे, इसमें से हो सकता है आपको तीनों देखने को मिल जाए, या फिर दो तो आपको पक्का है ये, या फिर ये आपका पक्का है कि देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, और ये 5-5 नंबर में पूछेगा। और इसमें क्या करिए कि इसका जो सोल्यूशन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आसान सिंपल सा होता तो सिंपल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको रिएक्शन वगैरह याद करना पड़ता है, वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो नायलॉन 66 आपका हो गया, और ये आपका टेफ्लॉन और पीवीसी हो गया। और इसका आप कहिए कि यूज जरूर, आपका उपयोग क्या होता है, कहाँ उपयोग किया जाता है, किस किस चीज़ को बनाने में उपयोग किया जाता है, इसको आपको जरूर याद रखना है। तो सारी चीज़ें सारे पीडीएफ में आपको कहिए कि सोल्यूशन वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो इसका लेक्चर का आपको वीडियो भी प्रोवाइड, सोल्यूशन का आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अभी जल्द आपका पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 को जरूर देख लेंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे वो आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।